नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से आ जाएं। आपको पता है प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसलिए जल्दी से शेयर करके आइए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और हम सेशन को स्टार्ट करें। फिर आप अपना काम करके आइए। इतने हम क्या करते हैं, विचार पढ़ लेते हैं। आप शेयर करके आइए जल्दी से, फटाफट जाके सबको शेयर करके आइए। आपका धर्म है शेयर करना, कोई आए ना आए वो उसकी मर्जी है, उसमें उसका घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता। ठीक है, चलिए विचार पढ़ लेते हैं। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है भाई जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। न संघर्ष है न तकलीफ है तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बहुत ही अच्छी लाइन है। जिंदगी में संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है। जब संघर्ष और तकलीफों से गुजरकर आपको सिलेक्शन प्राप्त होगा तो उस सिलेक्शन को पाकर आपको जो खुशी का आनंद महसूस होगा ना, वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं हो सकता। अपनी मेहनत और अपनी तकलीफ़ों से लड़ने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिलती। और जब आपने ये ठान लिया है अपने मन में कि आपको सिलेक्शन चाहिए, तो तूफ़ान क्या और भी कुछ चीज़ें रुक जाएंगी, लेकिन आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको ठान लेना होगा। ठीक है, अपने सीने में एक आग लगानी होगी कि सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, घर में बैठ के या बिना पढ़े सिलेक्शन तो भाई मिल नहीं सकता। क्या करना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तब आपको जाके सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, इस आग को बुझने मत दो, लगाए रखो कि हमको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है भाई, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। आज की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं मिलता। पौवा पीने वाले भी पहले लाइन में लगते हैं, तब जाके उनको मिलता है। और तुम चाहते हो कि भाई जॉब मिल जाए बिना मेहनत किए, ऐसा भाई संभव नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने के लिए क्या करते हैं हम, जल्दी से अपने हिंदी के प्रश्नों पे चलते हैं और पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। मैं कह रही हूँ यदि आप रोज़ वीडियो देखेंगे तो आपको किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में इसमें से ही सब कुछ आ जाएगा। मैं इस तरह से क्वेश्चन बनाती हूँ कि सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है हमारा, देवज्ञ का अर्थ है। क्या अर्थ है देवज्ञ का, आपको अर्थ बताना है। देवता, ज्योतिषी, किन्नर या गंधर्व। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ज्योतिषी होगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं ज्योतिषी कैसे होगा। ठीक है, देव जो है इसका अर्थ क्या है, भाग्य। देव जो है इसका अर्थ होता है भाग्य, और अज्ञ का अर्थ होता है जानना। ठीक है, जानना होता है अज्ञ का अर्थ। तो इसका मतलब होगा, देवज्ञ का मतलब हो गया भाग्य को जानने वाला। अब भाग्य को जानने वाला कौन होता है, ज्योतिषी होता है, जो भाग्य को जान लेता है। ठीक है, भाग्य को जान लेना अर्थात ज्योतिषी। यदि इसमें ये आ जाए, देवज्ञ शब्द देखिए कि कौन सा समास है,
तो बहुव्रीहि समास होगा। भाग्य को जान लेने वाला अर्थात ज्योतिषी। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके थोड़े से ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। देवता किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले स्वर्ग में रहने वाले अमर जो प्राणी हैं उन्हें देवता कहते हैं। ठीक है, किन्नर किसे कहते हैं? गाने बजाने का पेशा करने वाली एक जाति है, उसे किन्नर कहते हैं। इसका एक और भी अर्थ है, स्वर्ग के जो गायक हैं उन्हें भी किन्नर कहते हैं। ठीक है, स्वर्ग में जो गायक हैं। अब देख लेते हैं गंधर्व किसे कहते हैं। जो स्वर्ग में गाने बजाने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम गंधर्व कहते हैं। एक देवता टाइप होते हैं ये, और जो स्वर्ग में गाने बजाने का कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं गंधर्व। एक होता है गंधर्व विवाह, उसे किसको कहते हैं? गंधर्व विवाह। आपसी सहमति से होने वाले विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। ठीक है, गंधर्व नाम से मुझे याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, लेखक और इसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? आपको ये बताना है। लेखक दिया हुआ है और उसके कृतियां दी हुई हैं और पूछा है कि किसकी गलत है। बोलगा से गंगा राहुल शंकरत्यान की है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की है, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद की है, दर्शन दीर्घ दर्शन रामचंद्र शुक्ल की है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है? आपको ये बताना है। ऐसे प्रश्न पैट में भी आते हैं, याद रखना। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, दर्शन दीर्घ दर्शन। ये क्या है? हमारा गलत है, रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। ये किसकी है? दर्शन दीर्घ दर्शन राहुल शंकरत्यान की है। ठीक है, दीर्घ दर्शन रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाकी सभी हमारे सही हैं। बोलगा से गंगा, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, ये सभी सही हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको ये बताना है शुद्ध वर्तनी किसकी है। आशीर्वाद शब्द लिखा हुआ है और ये बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही है। आशीर्वाद की दृष्टि से शुद्ध कैसे लिखा जाता है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार तो ये मेरे सामने आ गया है एग्जाम में, बहुत बार आता है और अक्सर लोग इसको गलत कर देते हैं। आपको ध्यान से देखना है और बताना है कौन सा सही है। चलिए आंसर ले लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है, आप देख लो एक बार ध्यान से। ये पेपर में बहुत आता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ए ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म शब्द लिखा हुआ है और पूछा है इसका सही संधि विच्छेद क्या है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा होगा पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म, कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये भी बताना है पुनर्जन्म में कौन सी संधि है। जरूरी नहीं है वहां संधि विच्छेद ही पूछे, ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सी संधि है। दोनों आंसर जल्दी से दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पुनः प्लस जन्म। ठीक है, संधि कौन सी होगी इसमें?
विसर्ग से ही पता चल गया होगा। विसर्ग संधि है, ठीक है, संधि है भाई, संधि नहीं है, विसर्ग संधि है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा श्री गणेश शब्द का विलोम पूछा है। इति है, इतिश्री है, अथय है, इत्यालम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये प्रश्न बहुत आसान है और सभी को आता होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। गणेश का मतलब क्या होता है? श्री गणेश का पहले ये देख लेते हैं। श्री गणेश का मतलब होता है किसी कार्य को शुरू करना या प्रारंभ करना, ठीक है। तो इसका विलोम होगा बी, इतिश्री। इतिश्री का मतलब क्या होता है? समाप्त करना, पूरा करना या खत्म करना, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा अन्न को पचाने वाली अग्नि है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बोलने से बड़ी दिक्कत है। अन्न को पचाने वाली अग्नि है, ये पूछा है। कौन सा ऑप्शन सही है? जठर अग्नि है, बड़वा अग्नि है, दावा अग्नि है या दावा नल है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अन्न को पचाने वाली अग्नि है, कौन सी है ऐसी अग्नि जो अन्न को पचा लेती है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों की दृष्टि से। आपको बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जठर अग्नि, ठीक है। अन्न को पचाने वाली आग को जठर अग्नि कहते हैं। अन्न से मतलब है पेट की जो अग्नि होती है ना, उसे जठर अग्नि कहते हैं। अन्न को पेट में ही तो पचाते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा, इन ऑप्शंस को हम थोड़ा देख लेते हैं, हो सकता है दूसरे ऑप्शन से प्रश्न बन जाए, तो इसको देख लेते हैं। वड़वा अग्नि किसे कहते हैं? वड़वा अग्नि कहते हैं सागर में लगी आग को, ठीक है, सागर में लगी आग को कहते हैं। और दावा अग्नि और दावा नल ये जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं, ठीक है। जंगल में लगने वाली आग को दावा नल या दावा अग्नि कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न लिख लीजिए इसमें। विरह की आग को विरहाग्नि कहते हैं। धीमी गति से जलने वाली आग को मंदाग्नि कहते हैं, ठीक है। धीमी गति से जलने वाली आग को मंदाग्नि कहते हैं। और अन्न को पचाने वाली अग्नि जठर अग्नि, ऑप्शन बता ही दिया है मैंने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 1960, 1959, 1951, 1970। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। तीसरा सप्तक पूछ रहा है। पहला है हमारा 43, दूसरा है 51, तीसरा है 59 और चौथा है 79, ठीक है। तो तीसरा कौन सा है हमारा? ठीक है, 59 है भाई तीसरा। बी ऑप्शन सही है, 1959। पहला है 43, दूसरा है 51, 1951, तीसरा है 1959, चौथा है 1979। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। कौन सा हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है, किसको कहा जाता है उत्कर्ष काल, ये बताना है आपको। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल किसको कहते हैं? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शुक्ल युग को कहते हैं। इसे क्यों कहा जाता है हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल? इसकी कहानी थोड़ी सी बड़ी है, इसे मैं वीडियो में इसमें नहीं बता सकती, इसकी अलग से वीडियो बना के जब बताऊंगी, ठीक है। आज तो खांसी भाई ज्यादा है। प्रश्न है हमारा, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक? बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन से हैं इसके निबंध के लेखक। चलिए आंसर ले लेते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राधाचरण गोस्वामी यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक हैं। अब थोड़ा सा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बालमुकुंद गुप्त, इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? हरिदास है, खिलौना है, खेल तमाशा है, शिव शंभू का चिट्ठा है। ठीक है, ये बालमुकुंद गुप्त की हैं। प्रताप नारायण मिश्र की बहुत ही अच्छी हैं और रोचक भी हैं, आपको इंटरेस्ट आएगा जो रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इनका निबंध है। दांत, पेट, भौं, मूछ, इन्होंने शारीरिक अंगों पर अपने निबंध लिखे हैं। किसने? प्रताप नारायण मिश्र ने। ठीक है, निबंध हैं ये इनके। नाखून क्यों बढ़ते हैं, दांत, पेट, भौं या मूछ। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, इनकी रचना देख लेते हैं। भारत सौभाग्य, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न पूछ लेगा एग्जाम में, तो आपको बता देना है कि शारीरिक अंगों पे रचना किसने की है? प्रताप नारायण मिश्र ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, अक्षर कहते हैं या वाक्य कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, अक्षर। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब ये देख लेते हैं, यदि इसको अक्षर कहते हैं तो वर्ण किसको कहते हैं? ध्वनियों के वे मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण ऐसा समूह होता है, ऐसा सूक्ष्मतम रूप होता है जिसे हम क्या नहीं कर सकते? विभाजित नहीं कर सकते। सीधी भाषा में कहा जाए तो जिसका खंडन न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण के मौखिक रूप को ही क्या कहते हैं? हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब अक्षर मैंने बता ही दिया है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं ध्वनियों की संगठित इकाई को अक्षर कहते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि ध्वनियों की संगठित इकाई को क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं। ठीक है, वाक्य देख लेते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह सार्थक समूह है जिससे विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करती हूँ आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। प्रश्न है हमारा,
हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है? कितने सर्गों की संख्या ये आपको बतानी है। ये भी पूछता है प्रश्न, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो ये उपाध्याय सिंह हरिऔध की रचना है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए आंसर ले लेते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। सर्गों की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। प्रश्न ये भी पूछ लेता है प्रथम सर्ग में किस चीज का वर्णन है? तो प्रथम सर्ग में क्या है? संध्या वर्णन है। ठीक है, संध्या वर्णन है प्रथम सर्ग में। सारे सर्ग तो ये वीडियो छोटी होती है, इसमें नहीं बताए जा सकते। मैं प्रथम और 17वां सर्ग बता देती हूँ। 17वें सर्ग में प्रेम है। 17वें सर्ग में उन्होंने कहा है कि विश्व प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा शुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको शुद्ध वाक्य देखना है कौन सा है। मैं तुमको देखा, राम ने लिखा चुका, मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। जल्दी से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर, कौन सा इसमें सही है ऑप्शन। शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है, मुझे नहीं पता है भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं अपना, क्या होगा। मैं तुमको देखा, ऐसा होता है क्या? ऐसे बोलते हैं मैं तुमको देखा, मैंने तुम्हें देखा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये हमारा गलत हो गया। मैंने तुम्हें देखा होता है। राम ने लिखा चुका, ऐसे होता है क्या? राम ने लिखा चुका, कारक विभक्ति फालतू में लगी हुई है। क्या होता है? राम लिख चुका। ठीक है, अब गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए, ऐसा लिखते हैं क्या इसे? अब इसमें कारक विभक्ति की क्या है? जरूरत है। उसमें फालतू लगी हुई थी, इसमें जरूरत है। कैसे बोलते हैं इसको? गोपाल ने मुझे 2 कलम दिया। ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, मोहन ने रोटी खाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न है हमारा, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। अनल, पावक, व्योम, कृशाणु, कौन सा है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए पहले आग के सभी पर्यायवाची देख लेते हैं, शायद उससे हमें पता चल जाए कि आग का कौन सा नहीं है इसमें। पावक होता है आग का, अनल होता है, कृशाणु होता है, दहन होता है, धूमकेतु होता है और वायु सखा होता है। कौन कौन से शब्द हमारे ऐसे हैं जो आ गए? अनल भी आ गया, कृशाणु भी आ गया, पावक भी आ गया, व्योम नहीं आया। आखिर व्योम है किसका? आकाश का पर्यायवाची है भाई। ये किसका है? आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, व्योम आकाश का पर्यायवाची है, आग का नहीं है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शिक्षक का स्त्रीलिंग है। शिक्षक का स्त्रीलिंग पूछा है, जल्दी से बताइए। शिक्षिका होगा, शिक्षिका होगा, शिक्षकों होगा, शिक्षिकी होगा। जल्दी से बताइए कौन सा होगा शिक्षक का स्त्रीलिंग। ये भी बताइए शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। शिक्षक का मतलब होता है अध्यापक। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। शिक्षक का स्त्रीलिंग होगा शिक्षिका। ठीक है, शिक्षिका का मतलब हो गया अध्यापिका।
ठीक है। अब हमें ये बताना है, दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था शिक्षक का बहुवचन। ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में शिक्षक का बहुवचन क्या होता है। चलिए आंसर ले लेते हैं। शिक्षक का जो बहुवचन होता है वो शिक्षक ही होता है, लेकिन यदि हमें कभी बहुवचन में प्रयोग करने की ज़रूरत पड़े तो हम क्या बोलते हैं, सभी आदरणीय शिक्षकगण। ठीक है, वैसे बहुवचन होता नहीं है इसका, शिक्षक का शिक्षक ही होता है, लेकिन शिक्षक गण लगा देते हैं यदि हमें बहुवचन में प्रयोग करना हो तो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का क्या अर्थ है, ये हमें बताना है। अक्षर एवं भैंस दोनों का रंग काला होता है। अनपढ़ भैंस को पढ़ाना, भैंस के ऊपर अक्षर लिखना, ये तो सभी को पता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अनपढ़। मुझे लगता है ये सारी लोकोक्तियाँ पहले बुजुर्गों ने बनाई हैं, क्योंकि वो इन सब लोकोक्तियों को यूज़ करते थे अपनी डेली की लाइफ में। काला अक्षर भैंस बराबर, वो अनपढ़ लोगों को बोलते थे ऐसे, काला अक्षर भैंस बराबर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, आपको बताना है कौन सा बहुवचन है। शक्ति, ओट, नारी या पंक्ति। चलिए कौन सा शब्द ऐसा है जो बहुवचन है। जल्दी से बताइए आंसर। चलिए, शक्ति होता, शक्ति क्या है, एक वचन है। शक्ति का बहुवचन क्या होगा, शक्तियाँ। ठीक है, नारी क्या होगा, इसका होगा नारियाँ। ठीक है, ये भी एक वचन है। पंक्ति का हो जाएगा पंक्तियाँ बहुवचन। लेकिन क्या है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ओट ऐसा शब्द है जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये ऐसा शब्द है जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, और बाकी सब ऐसे हैं जिनका बहुवचन बनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मोइना अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। यह वाक्य है, कैसा वाक्य है ये आपको बताना है। मोहिना अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। साधारण, संयुक्त, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा होगा इसका सही आंसर। भाई सेशन को शेयर भी कर दीजिए। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, जरा सी मेहनत भी नहीं करते। थोड़ा हाथों को हिला लिया करो और शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलते हैं आंसर ले लेते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्यों है, किंतु लगी हुई है इसमें। संयोजक चिन्ह जिनसे दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं वो क्या होता है हमारा, संयुक्त अक्षर में अलग अलग प्रयोग होते हैं। जो मिश्रित वाक्य होता है उसमें अलग, और संयुक्त वाक्य में अलग। मैंने संयुक्त वाक्य के एक बार लिखवाए हैं, संयोजक चिन्ह से ही पता चल जाता है कि ये कैसा वाक्य है। जो लोग नए हैं और जिन्होंने नहीं लिखा है वो एक बार फिर से लिख लीजिए। संयोजक चिन्ह कौन कौन से होते हैं जो संयुक्त वाक्य में प्रयोग होते हैं। और होता है, अथवा होता है, एवं होता है, परंतु होता है, इसलिए होता है, तथा होता है, किंतु होता है, नहीं तो, फिर, तो आदि। ये सभी शब्द ऐसे हैं जो संयुक्त वाक्य में प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये योजक चिन्ह आप
नोट कर लीजिए और इनको देख लीजिए एक दो बार, तो आपको पता चल जाएगा देखते ही कि ये कैसा वाक्य है। ठीक है, मोइना जिद्दी लड़की है, ये होता तो ये साधारण होता, लेकिन मोइना अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। एक संयोजक चिन्ह से ही वाक्य बदल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। आपको बताना है अन्वय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। अनु प्लस अ है, अनु प्लस आय है, अनु प्लस ए है, या अनु प्लस आय है। और ये भी बताना है साथ में ही अन्वय शब्द में कौन सी संधि है। जल्दी से आंसर दीजिए। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा ये भी बताइए, और अन्वय शब्द में कौन सी संधि है ये भी बताइए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। अनु प्लस ए, अन्वय। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, बिल्कुल सही होगा। और इसमें संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लौटना, वैसे तो डर लगता है भाई, कलेजे पे लौट जाएगा तो क्या हालत होगी। इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी को पता होगा, कभी ना कभी सबके कलेजे पे सांप लौटे भी होंगे। मुझे पता है सबके कलेजे पे सांप लौटते हैं कभी ना कभी। चलिए आंसर ले लेते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ईर्ष्या से जल उठना। जब दो लोगों में एक दूसरे से जलन पैदा होती है, ईर्ष्या से किसी से हम जलते हैं, तो उसे कहते हैं कलेजे पे सांप लौटना। ठीक है, आशा करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। क्यों ना आए, आपके कलेजे पे भी तो लिपटते रहते हैं सांप। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय कवि की उपाधि से विभूषित है। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से और लाइक भी कर दीजिए। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है भाई हाथ चला लीजिए, एक टच करने मात्र से लाइक होता है। चलिए, राष्ट्रीय कवि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है, और प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि किसने किया था राष्ट्रपति की उपाधि से विभूषित। एक और प्रश्न मुझे याद आ गया, उपाधियां जो होती हैं, जैसे ये राष्ट्रीय कवि में ये पूछ ले राष्ट्रीय कवि में कौन सा समास है, तो इसमें क्या होता, बहुव्रीहि समास होगा। उपाधियां बहुव्रीहि समास में आती हैं, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, उपाधियां हमारी बहुव्रीहि समास में आती हैं। कभी पूछ ले राष्ट्रीय कवि में कौन सा समास है, तो कभी होता है शब्द लेकिन उसमें राष्ट्रीय लगा हुआ है, तो ये इसको उपाधि दी गई है। तो उपाधियों में क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। अब किसको दी गई है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। किसने किया है ये और देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।